नाज़रीन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स से पाइड सोच विचार की नई एपिसोड के साथ हाजिर है। स्टेट बैंक का एक नया एक्ट, ड्राफ्ट एक्ट कैबिनेट ने हालिया दौर में अप्रूव किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जलील, ये प्रोफेसर हैं पाइड में। हम इनसे पूछेंगे कि इस ड्राफ्ट एक्ट के चीदा नुकात क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो सर ये समझने की कोशिश कर लें कि ये हुआ क्या है। आज से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पुराने एक्ट के तहत काम कर रहा था, 1956 का एक्ट। मैं उसका कुछ हिस्सा आपको बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, इकनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करने के लिए, और इस चीज़ को सामने रखते हुए कि हमारे जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो जाए। अब इन 2-3-4 चीज़ों में कहीं भी ये नहीं पता लग रहा था कि स्टेट बैंक का एग्जैक्ट रोल है क्या। स्टेट बैंक मॉनेटरी साइड से काम करेगा, या क्रेडिट को स्ट्रेंथन करेगा, या एक्सचेंज रेट पॉलिसी को अपनाएगा, या एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम करेगा, या कोई ग्रोथ के लिए काम करेगा। जो उस नए वाले एक्ट में ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट बैंक का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो उसकी प्राइस स्टेबिलिटी होगी, कि वो कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी को लेके आएगा। सेकेंडरी रोल उसका जो होगा वो होगा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और उसका अगर गवर्नमेंट को उसकी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हुई तो वो उसको एक टर्शरी रोल होगा। यहाँ तक ये हुआ है। ये पहले वाले एक्ट से शिफ्ट होकर हम इस वाले एक्ट में आए हैं। डिफरेंस ये बना है। तो अच्छा, अब इसके बाद इसको अचीव कैसे किया जाएगा। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि बड़ी क्लियर कट डिमार्केशन कौन सी वाली आई है। जो बड़ी डिमार्केशन है वो ये है कि स्टेट बैंक के जितने भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए, या एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल बनता था, उस रोल को मिनिमाइज़ किया गया। उसमें उन्होंने ये किया है कि जो एक मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता था, उस बोर्ड को इन्होंने अबॉलिश करने को सजेस्ट किया है। उस मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड को जिस वक्त इसकी कमेटी जब उसकी मीटिंग होती थी, उस वक्त होता ये था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उसको चेयर करते थे, और जो गवर्नर स्टेट बैंक होते थे वो उसको एज आ मेंबर बैठा करते थे। तो उसमें होता ये था कि कहीं कहीं स्टेट बैंक का जो रोल है वो थोड़ा सा सबॉर्डिनेट लेवल पे आ जाता था। वहाँ पे हमें लाइन मिलनी शुरू हो जाती थी स्टेट बैंक को गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह से बड़ा क्लियरली कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं एक्सटेंड करेगा, यानी कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंसिंग के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्ट लोन नहीं लेगी। तो इससे ये ज़रा सा जो गवर्नमेंट के जो कज़ाए फिस्कल ऑपरेशंस हैं उसकी तरफ भी ये वो है कि हमने इसको कम किया है पहले से। तीसरा बड़ा जो पॉइंट है वो टेन्योर ऑफ द गवर्नर है, वो जो उन्होंने 3 साल से बढ़ा के और 5 साल कर दिया। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको अब फेडरल गवर्नमेंट रिमूव नहीं कर सकती एक्सेप्ट सम एग्जाम्पशंस हैं कुछ वहाँ पे। उसके अलावा मतलब डायरेक्ट पहले होता था ये कि गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी उसकी अपॉइंटी अथॉरिटी होती थी वो स्टेट बैंक के गवर्नर को वो उसको टर्मिनेट कर सकती थी, या उनको एक मैसेज मिल जाता था कि आपने रिज़ाइन कर देना है। तो अब ये कम अज़ कम ये वाला थ्रेट ख़त्म हो गया है। तो ये जो 3 ऐसी चीज़ें हैं, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे नज़र आता है कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। डॉक्टर साहब, इसका मीडिया में बहुत शोर मचा हुआ है कि शायद पता नहीं इंडिपेंडेंस से जो है क्या हो जाएगा। स्टेट बैंक कोई पहला इदारा नहीं होगा कि जो इंडिपेंडेंट हो रहा होगा। एज़ फार एज लीगल इंडिपेंडेंस इज कंसर्न, अदालतें हमेशा से इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन हमेशा से इंडिपेंडेंट है, नैब हमेशा से इंडिपेंडेंट है। हमारी अदालतों ने नज़रिया ज़रूरत के तहत भी फैसले किए हैं और प्राइम मिनिस्टर्स को घर भी भेजा है। नैब ने रिकवरी भी की है और नैब पे एक्यूजेशंस भी लगती हैं, विच हंट वगैरह की। जिम्बाब्वे की मिसाल देखनी चाहिए। 1995 में प्रेसिडेंट मुगाबे ने इंडिपेंडेंट किया था सेंट्रल बैंक को, और उस वक्त उनकी इन्फ्लेशन को 20%। 2008-2007 में उनकी इन्फ्लेशन जो है 66,000% थी। 2008 में 230 मिलियन %। डिपेंड ये करता है कि इदारा चलता किस तरीके से है और उनकी और गवर्नमेंट की आपस में टर्म्स क्या है। इंडिपेंडेंस का जब कॉन्सेप्ट आया है तो जब यानी यूनाइटेड स्टेट्स का बैंक इंडिपेंडेंट हुआ होगा या यूनाइटेड किंगडम का बैंक इंडिपेंडेंट हुआ है, तो देखने की ज़रूरत यह है कि उस वक्त उनके जीडीपी क्या था,
ان کی پر کیپٹا انکم کیا تھی. ہماری پر کیپٹا انکم بھی اگر اس لیول تک نہ پہنچے, ان کے آدھے بھی ہو جائے, تو پھر ہم اس وقت اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. انڈیپینڈنٹ سے مطلب ہے کہ اس کا گول صرف یہ بنا دیں کہ پرائس اسٹیبلٹی ہے تو ٹھیک ہوگا. لیکن ہمارے جیسے ممالک کو پرابلی دونوں چیزوں پہ نظر رکھنی پڑے گی, گروتھ کو بھی فوکس کرنا پڑے گا اور پرائس اسٹیبلٹی کو بھی دیکھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کچھ اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ ایکٹ پاس ہو گیا تو گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے کسی کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا, نیب کو بھی نہیں ہوگا, ایف آئی اے کو بھی نہیں ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ایکٹ کا ڈرافٹ ہم نے پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جو گورنر ہے وہ ان پرسن پارلیمنٹ میں آ کے پیش ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنر اگر پہلے نیب کو یا ایف آئی اے کو اکاؤنٹیبل تھا, اب وہ تو پبلک کو اکاؤنٹیبل ہے. اب صرف فرق یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا انسٹیٹیوشن یوز کیسے کرتے ہیں, کہ آپ پارلیمنٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں گورنر کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں. اگر صرف ہاں منظور ہے منظور والی بات ہے تو پھر تو اکاؤنٹیبلٹی کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح کی بحث چل پڑی ہے کہ جو فائنانس منسٹری کے لوگ ہیں, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہے یا وہ فائنانس سیکٹری ہے, تو وہ 110% پاکستانی ہے, اور جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ شاید صرف 10% پاکستانی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, دونوں ہی پوری طرح سے پاکستانی ہیں. تو چاہے منسٹری آف فائنانس کے پاس جو ہے کنٹرول ہو, چاہے اسٹیٹ بینک کے پاس کنٹرول ہو, کنٹرول پاکستان کے پاس ہی ہوگا, کسی اور کے پاس نہیں جائے.